देश की पार्लियामेंट में पेपर लीक और नीट पर बहस शुरू हो गई है। क्या मार मुझे मारो, मारो सर मारो। हमने देखा आपने किस प्रकार से पेलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूं। जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूँ और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूँ। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बढ़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़ के आए हैं। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शमस तबरेज़ कासमी। देश की पार्लियामेंट में पेपर लीक और नीट पर बहस शुरू हो गई है। अपोजिशन ने बॉयकॉट किया था और कहा था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उस वक्त तक पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चल सकती है और न ही बहस होगी। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उधर कांग्रेस जनता पार्टी ने जश्न मनाया, तो अब संसद में भी अपोजिशन ने बहस करना अलाउ कर दिया है। पेपर लीक पर, नीट पर पार्लियामेंट में आज बहस हो रही है और लोकसभा में बहस के दौरान कई एमपीज़ ने अच्छी गुफ्तगू की है, जिसमें गौरव गोगोई का नाम शामिल है, अखिलेश यादव का नाम शामिल है, इसी तरह बनसूरी सुराज है और कुछ और दूसरे एमपीज़ हैं जिन्होंने अच्छी गुफ्तगू की है। गौरव गोगोई ने शानदार गुफ्तगू की है पेपर लीक के बारे में। नीट पर आप इनको सुनिए। तो जो 2024 के नीट यूजी पेपर लीक पे जो तहकीकात हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी स्थिति आज क्या है, ताकि पता तो चले कि यह सरकार 2 साल पहले जो नीट परीक्षा को लेकर जो व्यापक भ्रष्टाचारी हुई उसको लेकर यह सरकार कितनी गंभीर है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। मई 6, 2025 एक दूसरे व्यक्ति रंजीत कुमार बरुआ जो करियर एकेडमी एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन है, वो बेल। एक अमित कुमार सिंह जो पेपर सॉल्वर के गैंग में था, उसको मई 7, 2025 को उसको बेल। एक पंकज कुमार जो कैंडिडेट्स को वो सारे कागज लीक करता था मोबाइल फोन के द्वारा, मई 15, 2025 उसको बेल। राकेश जिसका ये आरोप था कि उसने प्रश्न कागज को उसकी चोरी की, उसको बेल। तो ऐसे एक लंबा ब्यौरा है, चाहे वो अमित प्रसाद महाराणा का हो या धीरेन्द्र कुमार पांडा का हो। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर
उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया, तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 21 बच्चों की जान गई, आत्महत्या उन्होंने की। आपको शर्म नहीं आती इस सरकार को कि जिस मंत्री के तहत में 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। दुख लगता है सर। आज ये बात प्रधानमंत्री आते हैं इंस्टाग्राम के रील पर, वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं, तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? सरकार ये दिखाना चाहती है कि ये बहुत गंभीर है। पिछले कुछ दिनों में पता चला कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है, 34 की सैंक्शन कैपेसिटी है। ये 47 कौन है? कौन है ये 47? 34 में से तो शायद 10-11 वैकेंसियां हैं, 24 ही है जहां पर लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो 47 जो सैंक्शन, ये कौन है? जो आउटसोर्स करके अपने लोगों को लाया एनटीए में, वो लोग हैं क्या? उसका ब्यौरा मिलना चाहिए। हम जानना चाहते हैं, आपने एनटीए के डीजी को बदला और एनटीए के चेयरमैन को रखा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आपको एनटीए के डीजी पर विश्वास नहीं, आपने मान लिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, आपने ये भी मान लिया, तो आपको एनटीए के चेयरमैन पे इतना विश्वास क्यों? ये हम जानना चाहते हैं। सुनाई दे रहा होगा सर, एक विशेष संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उसका ब्यौरा देख लीजिए, एनटीए के चेयरमैन का ब्यौरा देख लीजिए। इससे पहले वह मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस चेयरमैन के वो कमीशन के चेयरमैन थे, और उस समय में भी धांधली हुई, उससे पहले वो छत्तीसगढ़ में भी पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन थे, उस समय में भी धांधली हुई। ऐसे इतने धांधली से जुड़े हुए व्यक्ति को आज भी इतने पेपर लीक होने के पश्चात भी आपकी सरकार बचा रही है, आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते,
क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। मैंने कोई असंसदीय बात नहीं की, लेकिन जहां पर हमने हमारी खूबसूरती देखी, जहां पे हमने इंसानियत देखा, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया, हमने वो भी नजारा भी देखा कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी भी, वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत, और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया, किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो, किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं लाठी सर पे पड़नी चाहिए, किसने वो आदेश दिया। और इसीलिए बार बार राहुल गांधी जी ने भी चिट्ठी लिखी है, और आज भी हम देखते हैं कि अब सारी हम बातें कर रहे हैं। आज इस सदन में, इस सत्र में इस विषय पर भाग इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम सरकार से जवाब चाहते हैं और विशेष रूप से गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंदोलन को बहुत दूर से देख रहा था, और उस आंदोलन में जो जीत के बाद नारा लगा, एक नारा लगा अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ नारा लगा कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है, और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। सरकार झुकी और स्वीकार किया उन्होंने। जो करोड़ों नौजवान जो मांग कर रहे थे कि सबसे पहले जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा दें, और बिंदु दूसरे अलग हैं जो हम लोगों को जानकारी में मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार हर विषय पे स्वीकार किया है, लेकिन पता नहीं अध्यक्ष महोदय ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सदन में उन आश्वासनों को क्यों नहीं रख रही है सरकार जो सहमति बनी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने देखा कि जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए, और जो नारे दिए गए। ये सरकार पिछले कई वर्षों से नकारात्मक प्रचार पर टिकी हुई थी, नकारात्मक राजनीति करती थी, और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी युवा नौजवानों का जो मांग की है उन्होंने, उन सभी मांगों को सरकार स्वीकार करेगी।
और सरकार ये भी स्वीकार कर लिया होगा कि कोई दल मजाक मजाक में बना तो कितनी बड़ा दल बन गया। जो कोई चीज मजाक से शुरू हुई वो कितना सीरियस हो गई, और इतना सीरियस हुई कि हमारी सरकार लोकतांत्रिक हो गई कि जो उनको धरने पे बैठने दिया। सरकार लोकतांत्रिक थी कि उन्हें धरने पर बैठने दिया। हमने वो भी समय देखा है कि जहां पर धरने पर नहीं बैठने दिया, वर्षों वर्ष लोग बैठे रहे धरने पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसी दिल्ली को घेरा था किसानों ने, और सरकार को लगा कि चुनाव आ गया तो सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। जब सरकार घबरा जाती है, डर जाती है, तो सरकार स्वीकार कर लेती है। इसीलिए वो नारा मुझे अक्सर याद आता है कहीं कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। जो विषय लाया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल मीन्स एक्ट, सरकार को कम से कम ये बताना चाहिए था कि 2024 में जब ये लेकर के आए थे तो आज 2026 में कैसे पेपर लीक हो। और केवल गिनती के 1-2 पेपर लीक नहीं हुए हैं। ये ऐसा आंदोलन रहा जिसमें माँ बाप और नई पीढ़ी के लोग सब जुड़ गए। अगर हम ये माने कि 20 लाख बच्चों ने परीक्षा लिखी थी और उनके घर परिवार के सदस्यों को हम इसमें जोड़ दें, दादा दादी, माँ बाप और परिवार का कोई सदस्य, तो 5 लोग प्रभावित थे। और 5 गुना 20, 1 करोड़ लोग नाराज हुए सरकार से। और अक्सर हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग जानते हैं जब कभी आंदोलन करते हैं तो कितनी तैयारी करानी पड़ती है, गाड़ियों का इंतजाम, खाने का इंतजाम और इंतजाम। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। पहला आंदोलन जिसमें माँ बाप ने साथ दिया, क्योंकि परीक्षा से कितना दुखी हैं लोग। ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं, कई महीनों पहले ये किताब बना दी थी। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई है। दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, जूनियर इंजीनियरिंग के भर्ती का पेपर लीक हो गया, ग्राम विकास पंचायत अधिकारी का पर्चा लीक हो गया, नलकूप चालक भर्ती का, यूपी टीईटी का परीक्षा लीक हुआ। और एक बार नहीं हुआ, 3 बार पेपर लीक हुआ यूपी टेट का। हाई स्कूल बोर्ड का परीक्षा लीक कर दिया, इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा लीक हुई, इंटरमीडिएट का फिर परीक्षा का लीक हुआ, कई बार हुई। सिपाही भर्ती लीक हुई। आप सोचिए कितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं। और नीट परीक्षा कोई पहली बार लीक नहीं हुई, दोबारा लीक हो गई, कानून बनने के बाद लीक हुई। सहायक प्रोफेसर भर्ती लीक है, लेखपाल भर्ती लीक हुई। यूपी जैसे स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है, जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हो, वहां तक पेपर लीक हो जा रहा है। और जो संस्था परीक्षा एग्जामिनेशन करा रही है, वो एनटीए में भी आउटसोर्स कर दिया आपने। हम विपक्ष के लोगों को तो डर ये लगता है अध्यक्ष महोदय, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी सरकार को आउटसोर्स कर दे। मैं द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के सपोर्ट में खड़ी हुई हूं।
अध्यक्ष जी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है। इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण है। अध्यक्ष जी, जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दांव पर लग जाता है। इसका असर तो उस उनींदी मां पर भी होता है जो सुबह 4 बजे गर्म दूध और भीगे हुए बादाम अपने बच्चे को खिलाती है। उसका असर उस पिता पर भी होता है जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर कर उस बच्चे की फीस भरता है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है। और इसीलिए मैं यहां कहना चाहूंगी और इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं है, ये उनकी सरकार की नीयत है। इसीलिए ये अमेंडमेंट आज यहां पर लाया गया। कांग्रेस के साथी और विपक्ष के कुछ साथी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पेपर लीक की समस्या, एग्जाम कॉम्प्रोमाइजिंग की समस्या केवल और केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, मीडिया की रिपोर्टों का अगर हम सच माने तो विपक्षी दलों के जहां जहां पर शासित राज्य हैं और पिछले जब एक दशक था, जब 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। अध्यक्ष जी, एम्स पीजी एग्जामिनेशन 2006, ICAI CPT examination 2007, CLAT 2009, Railway Recruitment Board examination 2009, AIEEE 2011, SSC CGL examination 2013, ये सारी की सारी पेपर लीक तब थी जब विपक्षी दल सत्ता में था, यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी। अब मैं राज्यों के कुछ आंकड़े आपको देना चाहूंगी। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो रीट, आरपीएससी, सीनियर टीचर रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, सीएचएमओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स लीक हुए। टीएमसी की जब सरकार थी, पश्चिम बंगाल में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने 27,753 अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करा गया क्योंकि उन्होंने उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन पाया। यही नहीं, जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में तो टीएसपीएससी पेपर का लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ। तब तो सॉल्वर गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड के गैंग्स वहां ऑपरेट करते थे। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery. This is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage. मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? कुछ दिनों पहले हम राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे। पुलिस लाठीचार्ज में घायल
दिल्ली की उस छात्र की स्थिति जानने के लिए जो आईसीयू में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हमसे कुछ ही समय पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्री जेपी नड्डा वहां गए थे और उनसे कुछ समय पहले अन्य नेता भी गए। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, किसी कोई भी हो किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। आप संसद में बैठे हैं, निशिकांत जी आप बना रहे हो। जब तक हम वहां पहुंचे, उस लड़की की मां नेताओं के आने जाने से गुस्से में थी। किस लिए आए हो? उसने आईसीयू के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हमें पूछा। हमारे सामने कांपते हुए हाथ जोड़े, कहने लगी कि धन्यवाद आप आए हैं, ठीक है, मगर मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। महोदय, उस मां की पीड़ा से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने दृढ़ आवाज में कहा, सुबह से बड़े बड़े लोग यहां आ रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, वह भी आए जिन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है। किस लिए? उसने हमसे पूछा, किस लिए? मेरी बेटी की बलि तो चढ़ गई है, लेकिन उसे कुछ भी हो जाए तो मैं उसके लिए अपने आप लड़ूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं अकेले लड़ लूंगी। महोदय, शायद मुझे यहाँ खड़े होकर सबके सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए, मगर उस माँ की गुहार ने मुझे शर्मिंदा किया। उसके दिल के टूटने की वो आवाज़ जो अस्पताल की दीवारों से में गूंज रही थी, मेरे मन में अभी भी गूंज रही है। इसलिए उस माँ की इजाज़त लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या ज़रूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या ज़रूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? महोदय, ये सदन यहाँ बैठे हुए सांसदों की जागीर नहीं है, ये इस देश की अमानत है। यहाँ बैठे हम सब इस देश की जनता, इस देश के युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, अमीरों और सब धर्मों, सब वर्गों के देशवासियों के सेवक हैं। हम उनके प्रतिनिधि हैं और ये सत्ता हमें उन्होंने ही दी है। इस देश का संविधान हमारी सर आंखों पे,
इस देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, इसे ध्वस्त करना पाप है। यह करोड़ों जनता हमसे सिर्फ एक चीज मांगती है, जवाबदेही। इंग्लिश में इसे अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हमें सत्ता देकर, हमें यहां तक लाकर सिर्फ उसकी ये गुहार है कि जो हम करें उसकी भलाई के लिए करें, और अगर उनके साथ अन्याय हो तो हम उनके प्रति जवाबदेह बने और उन्हें न्याय दिलवाएं। पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए, गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। 1.4 लाख करोड़ रुपया का पूरा बजट एजुकेशन बजट है, और 1.32 लाख करोड़ सिर्फ नीट देने वाले 22 लाख बच्चों के परिवारों से हर साल खींचा जाता है। एक और शर्मनाक आंकड़ा भी है। 1.4 लाख करोड़ रुपया हमारा पूरा एजुकेशन बजट, और 16 लाख करोड़ रुपए जो मौजूदा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं। सोचिए कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है। सच ये है अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह अस्पताल में उस छात्रा की मां का विश्वास पूरे सिस्टम से हट गया है, उसी तरह देश के युवाओं का भरोसा इस पूरे सिस्टम से टूट चुका है।
और जब इस तरह देश के भविष्य, हमारे युवा निराश होकर सरकार और सिस्टम से अपना भरोसा हटा देते हैं, तो उस भरोसे को फिर से बनाने के लिए सिस्टम के अंदर से जवाब नहीं ढूंढा जा सकता, उसके दायरे से बाहर निकलना पड़ता है, नए सिरे से ठोस प्रयास करने पड़ते हैं। अफसोस की बात यह है अध्यक्ष महोदय कि इतना हो जाने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और उनके साथी इस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। वे अभी भी ये सोच रहे हैं कि पीआर, नैरेटिव चेंज और पालतू मीडिया के सहारे एक बार फिर उनकी नैया पार हो जाएगी। परसों शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। विडंबना देखिए महोदय, जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहां आप फूल माला डाल रहे हैं। कोई आप पर कैसे यकीन करे? प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अध्यक्ष महोदय जी, जो श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी, तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है, इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के पटल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये तो डिलीट कर दिया, लेकिन आगे भी वो भी डिलीट करा सर। ये जो निशिकांत बोलता वो भी ये सीधे क्या बोल रहा था, क्या कर रहा था सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज मैं ऑथेंटिकेट कर लूँ। निकाल दो, नहीं तो आप रिकॉर्ड से निकाल दो, नहीं तो आप
स्पीकर का डायरेक्शन 115 उनको पहले ऑथेंटिकेट करने का है सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट कर रहे ना सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। एक